रिकॉर्डिंग का मैसेज गया कि नहीं आप लोगों के पास? जस्ट कंफर्म मी। है दादा। ओके सर, ठीक है सर, ओके ठीक है। बाकी लोग आएगा तो बीच में लेंगे, तब तक हम लोग चलते हैं सर। चलो तो गुड इवनिंग सर सबको फिर से, ठीक है। तो गुड इवनिंग किस बात की सर? हम लोग मार्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे। मार्केंटाइल लॉ में क्या पढ़ेंगे सर? मार्केंटाइल लॉ में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है अभी पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो चल रहा था वो खत्म। जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में फिर से करेगा, बट हम लोग अभी 1932 नहीं, हम लोग बात करेंगे अनदर पार्टनरशिप एक्ट जो न्यूली बना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ऐसे थोड़ा सा ज़्यादातर लॉ थोड़ा सा पुराने दिन में बना हुआ है, बट ये जो लॉ आज पढ़ेंगे ये 90s का नहीं है, ये 2000 में बना हुआ है सर। 2000 इन द सेंस सर 2008, ठीक है। 2008-9 में ये जो एक्ट हम लोग आज बात करेंगे ये 2008 के आसपास में आया है, 2009 से रोल आउट हुआ है। सर लॉ का नाम बताओ सर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या नाम बताया सर मैंने आपको? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट। थोड़ा लाइट इशू है आई नो, बट अब लोग एक भूत तो देख रहे हो और मेरा आवाज भी ठीक ठाक से आ रहा है तो दिक्कत नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा होना चाहिए सर। पार्टनर बनने के लिए एक से ज्यादा होना चाहिए ना। अगर प्रीवियस क्लासेस जो चल रहा था पार्टनरशिप का अगर याद है सबको, जैसे कि सौभिक था, विश्वजीत था, आयन था, है ना। सौभिक, विश्वजीत, आयन सबका मिला के क्या चल रहा था सर? पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी फिर से हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस ही करेंगे, बट इस पार्टनरशिप बिजनेस में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आ गया है। मतलब जब बिजनेस के अंदर ना कंपनी वाला फीलिंग आ जाए, अब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कंपनी वाला फीलिंग कैसे आ सकता है? तो दैट्स द डील सर, कि आप करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस बट आपको फीलिंग आएगा पार्टनरशिप मतलब कंपनी वाला। आप करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस बट आपके अंदर फीलिंग क्या आएगा? कि कंपनी वाला फीलिंग आएगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर इन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब जो है तो पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए एक से ज्यादा लोग जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में ज्वाइन हैंड्स होते हैं, मतलब ज्वाइन हैंड्स टुगेदर फॉर वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और उसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से बांधते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस पार्टनरशिप डीड, है ना सर। जैसे याद है आप लोगों को, आयन, विश्वजीत, सौविक और कौन था बीच बीच में? चिराग आता था और स्नेहाशीष भी आता था, है ना। स्नेहाशीष भी हमारा पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन करता था। तो ये लोग क्या करता था सर ज्वाइन करके? सर ये लोग लीची और प्यारा का बिजनेस करता था, याद है आप लोगों को? हाँ यस सर। वेरी गुड सर। तो लीची और प्यारा, अमरूद, हाँ। तो जैसे विश्वजीत आज नहीं है, मुजफ्फरपुर वाला लीची और इधर हमारा बारुईपुर वाला प्यारा, ठीक है। मतलब अमरूद जो है उस दोनों का डील हो रहा था, वो बिजनेस कर रहा था। बट अभी इन लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस में एक चार चांद लगने वाला है। क्या चार चांद लगेगा? क्योंकि इनका बिजनेस अभी एलएलपी बनेगा। जैसे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम लोग पढ़ाई कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए का पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। बिग फोर फार्म के बारे में सुने हो सर? बिग फोर, हाँ सर, जैसे कि पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, नाम तो सुने होंगे। हाँ सर, डेलॉयट, हाँ सर, ईएनवाई, अर्नेस्ट एंड यंग। इनमें से मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, मैक्सिमम जो बिजनेसेस है, ये पार्टनरशिप एक्ट है सर, एलएलपी एक्ट के थ्रू से चलता है। तो ज्यादातर जो भी चार्टर्ड फार्म है, मतलब चार्टर्ड फार्म, सीएस फार्म, ये सब एलएलपी एक्ट के थ्रू से चलता है सर। और ऐसे बहुत सारा, आप अगर थोड़ा सा नजर डालोगे ना आसपास में, आपको एलएलपी बिजनेस बहुत दिख रहा होगा आजकल। इवन बाईपास के थ्रू से अगर आप जाओगे, रेस्टोरेंट्स भी बना है और नाम पे लिख के भी रखते हैं एलएलपी। अगर किसी ने भी कोलकाता में बाईपास के थ्रू से कभी भी आना जाना करते हो, या बड़ा बाजार के अंदर कोई बिजनेस के अंदर जाके देखते हो ना, तो आपको एलएलपी दिखेगा। वो बिजनेस के नाम के पीछे एलएलपी लिख देगा, ठीक है। एक रेस्टोरेंट देखा था मैं बाईपास में, नाम भी है मोस्ट प्रोबब्ली बाईपास ढाबा बोल के, तो नाम भी रखा है बाईपास ढाबा एलएलपी ऐसा कुछ। रोशनी मुझे बता सकता है, रोशनी उस रास्ते से आना जाना जरूर करता होगा।
रोशनी ऐसा एक है ना, कहाँ पर बना बोल तो वो चिंगड़ी घाटा बाईपास के पास है ना। হ্যাঁ কি নাম দিয়েছে বিজনেসটার? এলএলপিটার নামটা মনে নেই, রেস্টুরেন্টটার नाम बाईपास ढाबा। भाई रेस्टोरेंट का नाम बाईपास ढाबा, और वो अपने नाम के पीछे क्या लगा के रखा है? एलएलपी। देखेंगे अगर ऑनलाइन में मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बट ये एलएलपी बनने के पीछे का रीजन क्या है और ये एलएलपी एक्ट आपको क्या सिखाता है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों एक पार्टनरशिप बिजनेस अपने आप को एलएलपी में बदलते हैं, और नॉर्मल पार्टनरशिप और एलएलपी में फर्क क्या है, नॉर्मल पार्टनरशिप और एलएलपी में फर्क क्या है। क्या स्क्रीन शो हुआ आप लोगों को? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये एक्ट 2008 में तो आया है, और इस एक्ट का स्कोप और इस एक्ट का एरिया ऑफ डिस्कशन, चलिए देखते हैं कि एलएलपी एक्ट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और क्या पढ़ना है हम लोगों को एलएलपी के अंदर। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन आज ही बात कर लूंगा, पार्टनरशिप एंड देयर रिलेशंस, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। नॉर्मल पार्टनरशिप से थोड़ा अलग है सर, डिफरेंस विद अच्छा पार्टनरशिप एंड द रिलेशनशिप के अंदर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली एलएलपी इज अ पार्टनरशिप बिजनेस, ये तो भूलना नहीं है सर ऑब्वियसली। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो एलएलपी के अंदर भी है, बट सर एलएलपी को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज और एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी बोल सकते हो आप। मतलब एलएलपी है तो पार्टनरशिप, बट फीलिंग्स कैसा आएगा? फीलिंग्स लाइक कंपनी। आपको ऐसा फीलिंग आएगा जैसे आप कंपनी बिल्ड करके बैठे हुए हो। सर तो फिर कंपनी बना लेता, पार्टनरशिप क्यों कर रहा है? नहीं सर, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कंपनी में और एलएलपी में कितना फर्क है, वो भी समझ जाओगे। क्योंकि कंपनी फॉर्म करना थोड़ा टफ होता है, पार्टनरशिप फॉर्म करना कॉम्पिटिटिवली आसान है ना। ऐसे आज के डेट में 2013 कंपनीज एक्ट आने के बाद जो लोग कॉर्पोरेट लॉ का क्लास भी किए होंगे उनको पता है, या फिर जिन्होंने नहीं किया, तो कंपनीज एक्ट के थ्रू से आजकल कंपनी बनाना भी बहुत टफ नहीं है, बट कंपनी बिजनेस में ऑब्लिगेशंस बहुत होते हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा कंपेरेटिवली कम ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको क्या ढाबा का नाम बता रहा था, थोड़ा सा नजर देखते हैं सर। चलो देखते हैं क्या क्या एलएलपी में मिलता है। बाईपास ढाबा मिलेगा, बाईपास ढाबा मेरे नज़र में तो बहुत बार आया है, ये लॉकडाउन के बाद ज़्यादा निकले नहीं तो शायद बाईपास ढाबा एलएलपी मोस्ट प्रोबेबली दिख जाना चाहिए क्योंकि फेमस लोकेशन में है, आई थिंक दिख जाएगा। यही है, दिस वन, यही वाला है, बाईपास के साइड में दिखता है। यहाँ पर एलएलपी कहीं तो लिखा होता है अभी मुझे दिख नहीं रहा है, बट इसमें है ये एकदम एग्जैक्टली एम बाईपास जो है कोलकाता में, ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास ही है, और यहाँ पर लिखा होता है बाईपास ढाबा एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, चलो सर कुछ फेमस देखते हैं आप लोगों के जैसा कनेक्टेड। बिग फोर में से किसको देखे? पीडब्ल्यूसी को देखे सर, पीडब्ल्यूसी। हाँ सर, बिग फोर में काम करने का इच्छा बहुत लोग रखते हैं। पीडब्ल्यूसी क्या एलएलपी है सर? कहाँ पता चलेगा, कहाँ पता चलेगा? मिल गया मुझे, ये देखे सर। ऐसे आप लोग जानते हो ना सर, बिग फोर फार्म, जो बिग फोर ऑडिट फार्म या बिग फोर अकाउंट्स फार्म के नाम से जाने जाते हैं, सुने हो कि नहीं? नताशा तो जरूर सुने होंगे, नताशा बोलो। यस सर। यस ना। तो ये जो बिग फोर ऑडिट फर्म है, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली डेलॉयट जो है वो कंपनी में बदल गया है, बट पीडब्ल्यूसी अभी भी अपने आप को एलएलपी की तरह ही ट्रीट करता है। बहुत बड़ा बिजनेस है पीडब्ल्यूसी। ऐसे तो ये यूके का बिजनेस है, बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड 157 कंट्रीज में इसका बिजनेस है। मैं सुबह ही किसी क्लास में, कंपनी लॉ क्लास में बता रहा था, फिर से बता रहा हूँ सर। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर यूके यूएस फर्म एक्चुअली बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या दिखाई दे रहा है? दिख रहा है तो मुझे कंफर्म कीजिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना। तो बड़े बड़े बिजनेस आजकल एलएलपी के थ्रू से बन रहा है सर, जिसमें से पीडब्ल्यूसी एक है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसे दिखाने के पीछे का वजह क्यों है सर? जो पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट एवर वी स्टडी, अगर उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हमें देखने को मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ज्यादा कनेक्ट करता है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दिया कि हम लोग ये सब रियल लाइफ में बहुत सारा जगह में देख सकते हैं।
तो पीडब्ल्यूसी अपने बिजनेस को एलएलपी क्यों बता रखा है, और एलएलपी बनने के लिए नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर पीडब्ल्यूसी, इंडिया में मैक्सिमम चार्टर्ड फर्म एलएलपी है, ठीक है, और धीरे धीरे बन भी रहा है। नॉर्मल जो भी पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था वो सभी को धीरे धीरे एलएलपी में बदलाया जा रहा है सर। तो एलएलपी में बदलने के पीछे ऐसा क्या मोटिव क्या होता है, क्यों नॉर्मल पार्टनरशिप एलएलपी में बदल जाते हैं? एक पार्टनरशिप बिजनेस जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से चल रहा था, या फिर जो न्यू बिजनेस पार्टनरशिप में बन रहा है, या तो 32 वाला जो बिजनेस था उसको पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आजकल बदला जा रहा है, मतलब दे बेसिकली चेंज कर रहे हैं अपने आप को 2008 पार्टनरशिप एक्ट में, या फिर ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो एलएलपी है वो न्यूली जो भी बिजनेस बन रहा है वो अपने आप को पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 में बना रहा है। अब इसके पीछे का वजह ढूंढने के लिए ही तो हम लोग क्लास में ज्वाइन हुए सर। तो चलो सर वजह भी ढूंढते हैं और पता भी करते हैं कि कहाँ क्या बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई किया एलएलपी एक्ट 2008 को। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9 जन 2007 को नोटिफाई किया एलएलपी एक्ट 2008 को, एंड पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 ऑफ दिसंबर 2008 को। सर ये सब डेट इंपॉर्टेंट है? हाँ सर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कब आया है, क्यों आया है, इसका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे आप सभी को पता होगा कि हर एक लॉ इंडिया में जो भी लॉ आता है, ठीक है, उसके पीछे इंडिया का प्रेसिडेंट का अटेस्टेड या एसेंट बहुत जरूरी है। जब तक प्रेसिडेंट उसमें हाँ नहीं कहता तब तक बनेगा नहीं। कोई बोलेगा सर प्रेसिडेंट का हाँ कहना तो बस समय की बात होता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी होता है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर लेवल में ही फिक्स होता है। यस सर, प्राइम मिनिस्टर लेवल में फिक्स जरूर होता है, बट प्रेसिडेंट के हाथ में भी बहुत सारा, जैसे आजकल कुछ पॉइंट्स को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों के पास खबर होगा, फार्म बिल। हाँ सर, फार्म बिल कंट्रोवर्शियल है, बट इतना भी आज के डेट में कोविड में थोड़ा सा सब कोई भूल के रहा है, बट आई होप आप लोगों को खबर है कि एग्रीकल्चर को लेके जो फार्म बिल वगैरह आया है ये मिनिस्टरियल लेवल में तो पास हो चुका था, बट सर इवन प्रेसिडेंट भी हाँ बोला था, बट फिर भी इसको लेके एक बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। आप लोगों के पास खबर है सर फार्म बिल का? अरे सर किसानों ने जो आंदोलन करके रखा दिल्ली बॉर्डर में है सर, अब, है ना? हाँ सर, तो सुना है। अब सही गलत क्या है वो सब में अभी बात नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। कभी मैं क्लास में बात किया था फार्म बिल पे जब कंट्रोवर्सी बहुत टॉप लेवल में चल रहा था, तो लेकिन करेंटली नो सा। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जो भी बिल बनता है, जैसे कि ये पार्टनरशिप एलएलपी का बिल बना था 12 दिसंबर 2008 को, एंड फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असेंटेड द बिल ऑन 7th of Jan 2009 and called as the Limited Liability Partnership Act 2008. Now LLP Act जो है सर ये एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। सर ये होल ऑफ इंडिया में बोलने का जरूरत क्यों पड़ गया? अब देखो ना सर, हमारे देश में लॉ बड़ा ही विचित्र है। विचित्र समझते हो? विचित्र इन द सेंस मतलब एक लॉ बनाओ फिर उस लॉ पूरा भारत में एप्लीकेबल है, इसको जोर जोर से बोलो कि हाँ पूरा भारत में एप्लीकेबल है। सर क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ हिस्सा है जिसको लेके 1947 के बाद से कुछ डिस्प्यूट रह गया है, ठीक है। जैसे एक हिस्सा का नाम बताओ सर जिसको लेके डिस्प्यूट रह गया है कि वो भारत का है नहीं है, इसको लेके एक चर्चा, एक मतलब एक्चुअली ये पुराना गलती है, पुराना जो गवर्नमेंट हम लोग का जो भी सरकार कश्मीर। था, कश्मीर का इशू। वेरी गुड सर, यू ऑल अंडरस्टैंड कि कश्मीर हमारा है या नहीं है, इसको लेके एक्चुअली अगर आप इतिहास ढूंढोगे, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो भारत तो इतना है, वो तो पाकिस्तान को हम लोगों ने थोड़ा सा अलग कर दिया है, बिकॉज पाकिस्तान चिल्ला रहा था, झमेला हो रहा था 47 में, ब्रिटिश भी इसमें आग में एकदम घी डाल दिया और पाकिस्तान भी थोड़ा सा मौका मिल गया। मैं बस आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये होल ऑफ इंडिया बोलने के पीछे वजह क्या होता है? जरूरी थोड़ी होता है कि होल ऑफ इंडिया चिल्ला चिल्ला के बोलो। हाँ अरे भाई लॉ बना है तो पूरा भारत के लिए होगा ना। ये जो पाकिस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया को तो हम लोग, सॉरी थोड़ा सा बड़ा है यहाँ से, ये पाकिस्तान जो बना है इसको तो छोड़ दिए, ये भी भारत ही हुआ करता था ऑलवेज। इवन इंडिया का जो भी ओल्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह एवरीथिंग मतलब इंदाज वैली सिविलाइजेशन इज एक्चुअली इन पाकिस्तान। ठीक है सर, अभी हिस्ट्री में नहीं जाना है, जब भी मैं लॉ पढ़ाने बैठता हूँ ना सर मुझे हिस्ट्री ना आ जाता है, क्या करें,
ये लाहौर सर, आप लोग राम जी का दो पुत्र थे, लौब एंड कुश, तो इसको एक्चुअली नाम हुआ करता था लाबोल, ठीक है। लाबोल को बाद में चेंज हो गया लाहौर, ठीक है। ये लौब का शहर है लाहौर। ऐसे बहुत सारा कहानी है, मैं आपको बोलूंगा तो आप पागल हो जाओगे इफ यू रियली डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। तो ये रहा हमारा पाकिस्तान जो है, जो ऑलवेज इंडिया हुआ करता था। तो एग्जैक्टली पार्टीशन जब हुआ 47 में, तो ये कश्मीर को लेके एक इशू बन गया। मैं अभी कश्मीर इशू पे तो बात नहीं करूंगा सर, बट आपको इतना बता सकता हूँ कि कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पर भी थोड़ा सा है आजाद कश्मीर के नाम पे। और ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना लेके रखा है, दिस इज कॉल्ड अक्साई चीन। आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज अब ये जो बाकी कश्मीर आप देख रहे हो, दिस एरिया, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। अब सवाल है कि लेकिन इंडिया क्लेम करता है, क्लेम करेगा क्यों नहीं सर, ऑलवेज कश्मीर इंडिया का रहा है। अगर आप 5000 साल पुराना हिस्ट्री, इवन कश्मीर का मतलब जानते हो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कश्मीर? काश्यप ऋषि, एक बहुत फेमस ऋषि हुआ करता है सर हमारे देश में, जैसे ऋषि मुनियों का देश माना जाता है ना भारत, और ऐसे कहा जाता है कि वी ऑल आर डिसेंडेंट ऑफ ऋषि। हाँ, जैसे हम लोग जब भी पूजा वगैरह होता है तो हम लोग अपना गोत्र शेयर करते हैं ना सर, कि पूजा के टाइम पे गोत्र शेयर करने का एक रिचुअल्स है हमारे यहाँ पर, स्पेशली इन हिंदू, जो भी हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं। मैं आपको अभी धर्म का सीख नहीं दे रहा हूँ सर, मैं बस आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ। ये पूजा के टाइम पे पूछते हैं कि गोत्र बताइए, शादी के टाइम पे भी पूछते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? तो वो जब गोत्र पूछते हैं ना, तो उसमें काश्यप गोत्र होता है, सांडिल्य गोत्र होता है, किसी का मधु का ऐसे बहुत सारा होता है, मुझे भी सब पता नहीं है, बट वो कश्यप ऋषि के नाम पे है कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर ऑलवेज इंडिया रहा है, बट फिर भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो गया। अब जब भी लॉ बनाया जाता है तो लॉ, बहुत सारा लॉ ना कश्मीर के लिए ना छोड़ा हुआ था, बट रिसेंटली कौन सा सेक्शन आया सर जो कश्मीर का, पूरा कश्मीर को भारत का बनने के लिए बाध्य कर दिया? सेक्शन बोलो, एक सेक्शन अभी लागू हुआ ना, जो सेक्शन इस पे लागू था उसको हटाया गया। ये रिसेंट गवर्नमेंट ने ये काम किया कि कश्मीर भारत का दूसरा कोई भी स्टेट से अलग नहीं है, जो पूरा भारत में चलता है वो पूरा कश्मीर में भी चलेगा, पूरा कश्मीर, इवन विथ पीओके एज वेल एज अक्साई चीन। कौन सा सेक्शन है? 370। 370। अब ये 370 सेक्शन को जब विथड्रॉल कर लिया, जिसके कारण कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, ठीक है, वो स्पेशल स्टेटस हटाया गया। और स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी कुछ पुराना डिस्प्यूट है, गलत पॉलिटिक्स है ऑब्वियसली। तो एक फेमस पॉलिटिशियन थे हमारे देश में, बंगाल से ही बिलोंग करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका एक बहुत फेमस कहानी था, मतलब कहावत है, मैं बाद में एक बार देख रहा था। वो कहते हैं कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं होना चाहिए। तो देश एक है तो फिर कश्मीर का झंडा अलग क्यों? ऐसा स्पेशल स्टेटस क्यों देना है किसी को? जो भी हो सर, देश अगर एक है तो फिर झंडा भी एक होना चाहिए, नियम भी एक होना चाहिए। एक देश में दो झंडा, दो नियम, दो प्रधान, मतलब दो दो, उसका मिनिस्टर अलग, हमारा मिनिस्टर अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लॉ जब बनाया जाता है, ये बात आप लोग हर चीज में देखने को मिलता है। आजकल आपको हर जगह में देखने को मिलेगा एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, बट अगर आप थोड़ा सा 2-4 साल पहले का किताब पढ़ोगे तो आपको हर जगह में देखने को मिलेगा होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप थोड़ा सा पुराने दिनों का लॉ का किताब 2-3-4 साल पुराना जाओ, आपको वही देखने को मिल जाएगा, द लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यही पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हो गए सर, लेकिन आजकल हमें ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ता कि एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला सिचुएशन आजकल खत्म हो रहा है और होना भी चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए सर, क्योंकि इसमें देश का बैलेंस बिगड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देश जो है वही है, ठीक है। अब क्या बताऊं सर आपको, मैं अभी हिस्ट्री बताने बैठू ना तो आप लोग भी पागल हो जाओगे। आप बोलोगे सर लॉ पढ़ाना छोड़ के आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, लेकिन सर क्या करें, कुछ बातें इतना जुड़े हुए होते हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि इसको एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया बोलने का जरूरत क्या था। ये मेरा पहला सवाल है आपके सामने। कोई मतलब होता है, एक लॉ बना है पूरा देश के लिए, उसको होल ऑफ इंडिया बताने का जरूरत किस चीज में आ जाता है? हाँ, चाइना के लिए लॉ बनेगा तो इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, ऐसा करेगा क्या? मतलब कुछ चीजों में अगर डिस्प्यूट रहता है तो इसके लिए लॉ में बताना पड़ता है होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के सीना तान के बोलना पड़ता है कि होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है।
सर आप लोग बात को समझ रहे हो ना सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं जा सकता बट Yes, थोड़ा sir. बहुत क्यों बोल रहा हूँ, आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ चलो सर गहराई में घुसते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। This act has been enacted to make provisions for the formation and regulation of LLP and for matters connected with with incidental thereto. The LLP Act 2008 has 81 section and 4 schedules. इस एक्ट में टोटल 81 सेक्शंस बनाया गया है और 4 शेड्यूल बनाया गया है। बहुत वाइटल पॉइंट है इसलिए मैंने गोला कर दिया, याद रखना है आप लोगों को। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विथ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पहला शेड्यूल में बोला गया है कि जो पार्टनर्स है, जो बिजनेस कर रहा है, उनका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब जैसे एक बिजनेस को पार्टनरशिप करेगा, वन और मोर तो होगा, एक जन तो खुद ही खुद का पार्टनर तो कभी नहीं हो सकता, तो वन और मोर पार्टनर, चाहे 2 हो, 2 की जगह 20 हो, व्हाटएवर, मैक्सिमम ऐसे तो 100 तक हो सकता है बट आजकल 50 तक लिमिट बांध के रखा है, ठीक है, कि मैक्सिमम एक पार्टनरशिप का 50 पार्टनर्स बन सकता है ना सर। कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि लिमिटेशन 50 पार्टनर्स एक बिजनेस का पार्टनरशिप में मैक्सिमम हो सकता है। ऐसे तो ये अनलिमिटेड भी हुआ करता है, ऐसा कुछ बोला नहीं है कहीं पर भी कि मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है, बट फिर भी कंपनीज एक्ट इसको मैक्सिमम आपको 50 पार्टनर बनाने का मौका देता है, क्योंकि ये सब कंपनीज के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए पार्टनरशिप के बारे में कंपनीज भी बोलते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 भी बोलता है। बेसिकली इंडिया का जो भी बिजनेस एरिया है ना, उसको देखने वाला जो अथॉरिटी है दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पावर है, वो कर सकता है। ओके सर, आगे सब बात करते हैं। First schedule deals with mutual rights and duties of partners as well as limited liability partnership and these partners where there is absence of formal agreement with respect to them. सर वेट, ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाला वर्ड हम लोग एक्चुअली ना मतलब इतना दिन से जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो ऑलरेडी या पढ़ के आए हो, दे नो कि कंपनी में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, है ना सर। जो लोग कंपनी लॉ पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े डोंट वरी सर, वो बाद में पढ़ेगा, बट आई जस्ट वांट टू से कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी ये वर्ड हम लोग कंपनी में पढ़ते हैं, है ना सर, बोलो। कंपनी में ये लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड हमेशा हुआ करता था, ये सर नो, जो लोग कंपनी लॉ पढ़ चुके हो जस्ट टेल मी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आयन, रोशनी, ज्योति, इन लोगों को तो पता होगा, प्रियतमा, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड होता है, ये सुनो, बोलो ना। यस यस, है ना। तो ये कंपनी का जो वर्ड है, ये वर्ड आजकल पार्टनरशिप में भी मिल रहा है, दैट इज द पॉइंट, कि इसलिए मैं बार बार तब से बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप बिजनेस को जब कंपनी वाला फीलिंग आ जाता है, ठीक है, तभी इस एलएलपी का मेन सक्सेस है। तो सर है क्या ये लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज द मेन वर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड ही इसका मतलब हार्ट ऑफ दिस एक्ट है। तो वेट करो, मैं अभी बताता हूँ। इवन दिस लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट इज सेम टू सेम जैसे कि कंपनीज में होते हैं, बट सर वेट, मैं अभी आता हूँ इसमें। सेकेंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्शन ऑफ ए फार्म इनटू एलएलपी। कोई भी नॉर्मल फार्म मतलब जो नॉर्मल पार्टनरशिप फार्म में है, उस पार्टनरशिप को आप एलएलपी में कैसे बदल सकते हो, ठीक है, जिसके बारे में मतलब पार्टनरशिप एक्ट जो 1932, ठीक है, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है उसको 1932 में बोला है, जो हम लोग प्रीवियसली यही चैप्टर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे। तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है सर, उस एक्ट के अंदर जो फार्म बना हुआ था, उस तरह का जो भी फार्म है अभी भी इंडिया में है, अगर उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसका जो भी डीलिंग्स है वो सेकेंड शेड्यूल में बोला हुआ है एलएलपी एक्ट 2008 में। एंड देयर इज अ थर्ड शेड्यूल आल्सो डील्स विद कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। मतलब अगर आपका कोई प्राइवेट कंपनी है, आप उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी बदल सकते हो। एंड देयर इज अ फोर्थ शेड्यूल आल्सो डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर अनलिस्टेड मतलब अनलिस्टेड मींस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है बट पब्लिक कंपनी है। सर जैसे ऐसा कंपनी होता है क्या जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है पर फिर भी पब्लिक है? ऐसा कंपनी का एग्जांपल कोई दे सकते हो? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है बट फिर भी पब्लिक कंपनी है, एनीवन सर? इंडिया के हिसाब से बताओ। पब्लिक का मतलब होता है सर जो पब्लिक का पैसा या पब्लिक का शेयर होल्डिंग है कंपनी में, ऐसी कंपनी।
जो है तो पब्लिक बट सर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर बहुत सारा है, मैं आपको एक फेमस बताता हूँ, हाटको, HIDCO होगा क्या? यस, ये हाटको के बारे में सुने हो सर? न्यू टाउन वगैरह जो है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक कंपनी है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक कंपनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इसका ओनर है, इसका मतलब ये पब्लिक है। ये जो कंपनी का नाम मैं बोल रहा हूँ, इवन ये भवन भी आप लोग न्यू टाउन में देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? न्यू टाउन में जो कोलकाता गेट बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट है उस कोलकाता गेट के ऊपर, विश्व बांग्ला गेट। हाँ, विश्व बांग्ला गेट, उसके पास ये हाटको भवन आपको दिखेगा, ठीक है, आसपास में। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो हाटको भवन है, एक्चुअली पूरा न्यू टाउन है ना सर, न्यू टाउन को बनाने वाला यही अथॉरिटी है जो न्यू टाउन को बनाते हैं, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही एक अथॉरिटी है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज देवाशीष सेन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली पब्लिक लिमिटेड है सर, प्राइवेट लिमिटेड है नहीं, पब्लिक लिमिटेड है। अब ये पब्लिक लिमिटेड है बट ये कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, द पॉइंट इज दैट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। सर ऐसे बहुत सारा मिलेगा, हर स्टेट का है, और भी है सर अनलिस्टेड जैसे, लेकिन सर एक हाटको है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सर क्या बात करते हो सर, दूसरा हाटको कौन सा आ गया? ये देखो सर, हाटको का शेयर प्राइस दिख रहा होगा। आई होप सबको स्टॉक मार्केट रिलेटेड आइडिया नहीं है, बट फिर भी स्टॉक मार्केट मेरे डिस्कशन में आ ही जाता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज आवर मिरर, हमारे इकोनॉमी का मिरर है स्टॉक मार्केट। इसलिए मैं जब भी क्लास में, क्योंकि जो भी डिस्कशंस होता है, अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, टैक्सेशन हो, मैं हर क्लास में, लॉ हो, स्टॉक मार्केट का चर्चा मैं कहीं ना कहीं कर ही लेता हूँ। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कौन सा है सर? ये न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है सर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन है, बट दिस इज अ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी सर। बेसिकली रियल एस्टेट लाइन में काम करते हैं, और इस कंपनी का शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। जिनको भी शेयर खरीदना वगैरह होता है वो ये शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर आप हाटको, HIDCO जो हाटको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का था, वो भी पब्लिक है, बिकॉज वो भी सरकारी है, बट वो लिस्टेड नहीं है। आई होप सर लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क आप लोगों को समझ आ रहा है। ये थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल पता था तो मैं आपको बताया, लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में गया सर लिस्टेड अनलिस्टेड का फर्क? प्लीज टेल मी सर। तो बोलो सर। यस सर। कैसा? तो अनलिस्टेड सरकारी कंपनी सर, जैसे आप लोगों को एक कंपनी के बारे में जरूर पता होगा, जैसे पूरा वेस्ट बंगाल में एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, कलकत्ता CESC जो है सर, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई को छोड़ के, और एक कंपनी है WBACDCL, नाम सुने हो? हाँ सर। क्या करता है सर? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना वेस्ट बंगाल की मैक्सिमम एरिया में, मतलब मैक्सिमम ऑफ वेस्ट बंगाल इसी पर्टिकुलर कंपनीज के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन घर घर में मिलता है। ये भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका भी रेवेन्यू है, आप देख सकते हो। ओनर कौन है? वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, देख सकते हैं सर। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु बोस IAS है, प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, रेवेन्यू इतना कमाते हैं, नेट इनकम सब दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी है सर, बट सर अनलिस्टेड है, मतलब स्टॉक मार्केट में है नहीं। बट ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, जैसे सर CESC जो है सर, जिस कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है सर, वो प्राइवेट कंपनी है सर, तो प्राइवेट ओन्ड है, बट दिस इज अ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी। दिस इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी, बट दिस इज स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। ये संजीव गोयनका का कंपनी है सर, आई होप यू नो सर। संजीव गोयनका ग्रुप जो बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है हमारे कोलकाता का, तो कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन उन्हीं का है। ये इसका शेयर मार्केट में होता है, आप देख सकते हो। इवन लास्ट 1 ईयर बैक अगर किसी ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट 700 चल रहा था, अभी 800 चल रहा है, ठीक है सर। बस आपको आइडिया जनरेट करने के लिए मैंने शेयर वगैरह का एग्जाम्पल दिया, ताकि आपको मैं लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में बता सकूं। तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है दैट इज कॉल्ड लिस्टेड, एंड जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता है उसको कहते हैं अनलिस्टेड। तो बाकी पब्लिक, सरकार जिसमें पब्लिक का पैसा हो उसी को कहते हैं पब्लिक कंपनी, सिंपल बात है।
तो इस तरह का अनलिस्टेड कंपनी को हम लोग एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में 4th शेड्यूल में डील किया गया है। इस पर्टिकुलर एक्ट में 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल के बारे में कहा गया है। 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल, और एक एक शेड्यूल में किस शेड्यूल में किस बारे में बताया गया है सर, दैट इज द एरिया, ठीक है। अब सर क्या कहना चाहते हो? चलो सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्टर ऑफ कंपनीज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग LLP Act 2008. The central government has the authority to frame the rules with regard to LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time. Ministry of Corporate Affairs and the Register of Companies इस पर्टिकुलर LLP एक्ट का जो भी काम है उसको एडमिनिस्टर करता है। सर ये MCA कौन है सर? सर पूरा भारत में जो भी बिजनेस चलता है उसको देखने वाला एक मिनिस्ट्री का अथॉरिटी है। सर दिखाओ ना कौन सा अथॉरिटी, हम भी देखना चाहते हैं। चलो सर देखने जाते हैं हम लोग MCA पोर्टल में चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MCA.government.in, ठीक है। कंपनी LLP मास्टर डेटा। अच्छा चलो होम पे चले गए, दिखाई दिया आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ना सर? सरकारी साइट है मोदी जी का, वैक्सीनेशन दिख रहा होगा, है ना? तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड में आपको हमेशा रूलिंग पार्टी का दिखता होगा, ठीक है। तो ये देखो सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और इस कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपको एक्ट्स एंड रूल्स जो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मेंटेन होता है उसका डिटेल्स भी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखो सर लिस्ट ऑफ एक्ट, तो क्या क्या एक्ट इस पर्टिकुलर MCA देखता है उसका रूल्स भी यहाँ पर पूरा डिटेल्स भी आपको दिख रहा होगा। कंपनीज एक्ट 2013 वो तो देखेगा ही, साथ में आप देख सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मैं आपको गवर्नमेंट के साइड में लेके आ गया सर, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो जो भी हम लोग रियल लाइफ में काम करते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही एडमिनिस्ट्रेशन है जो कंपनीज एक्ट 2013 भी आपको पढ़ाए, मतलब बेसिकली पढ़ाते नहीं है, ये पूरा मेंटेन करता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो हम लोग करेंटली डील कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हियर। आप लोग चाहो तो जाके यहाँ पर चेक कर सकते हो, व्यू मॉल में जाके और डिटेल्स देख सकते हो कि क्या है एक्चुअल में। दैट इज द रियल एरिया जिसको लेके आप लोगों को आगे आगे काम जो भी करना हो ना इसी MCA के थ्रू से ही करना हो, तो एज ए CA काम करो, एज ए CS, एज ए CMA, जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज हो, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर बिजनेस लॉ पर्पस। सर कंपनी डेटा आउट करते गले MCA रिपोर्ट लागना सर? हाँ ऑब्वियसली एवरीथिंग सर, हर चीज में आपको MCA का ही डेटा चाहिए ना, MCA ही सब चीज देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही काम है कि आपको हर चीज का डेटा उसी के पास बताना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। अब सारा का सारा एक्ट तो आप लोग कभी नहीं पढ़ते हो, बट चाहे आप इंटरमीडिएट में हो या फाइनल में हो तो पढ़ ही लोगे। कंपटीशन एक्ट 2002, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब बेसिक तो है, जैसे ये तो आप पढ़ ही चुके हो। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, ये तो हम लोग जस्ट पढ़ के आए ना सर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस का बात है वो तो हम लोग प्रीवियसली यही चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे बिजनेस लॉ में, और हम लोग अभी इसी का एक एक्सटेंडेड एक न्यू पैटर्न, ये भी पार्टनरशिप है, दिस इज ऑल्सो पार्टनरशिप, दिस इज ओल्ड पैटर्न पार्टनरशिप जो अभी भी काम करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 आप देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो डील इन MCA। CA एक्ट, आप लोग सब CA का स्टूडेंट्स हो, ठीक है। फिर है सर और भी है, नॉट जस्ट CA है, यहाँ पर CMA वाले भी हैं, CS भी है, तो मैं सभी के बारे में बात बोलूंगा जो MCA का काम है। लुक हियर, द कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स एक्ट, दिखाई दे रहा है सर? जो लोग CMA का पढ़ाई करते हैं दे आर ऑल्सो हियर, जो लोग CS भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो CS CMA तीनों पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे भी कोई है। 1980s कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980s, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड द कंपनीज डोनेशन एंड नेशनल फंड एक्ट 1951। तो इतना सारा एक्ट के बारे में बेसिकली कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप समझ गए ना सर? तो अल्टीमेटली चाहे आप LLP पढ़ो या कंपनीज एक्ट, डीलिंग्स का एरिया डिपेंड करता है MCA के ऊपर। ओके सर, चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये देखो सर यहाँ पर कितना सुंदर लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 1956 जो कंपनीज एक्ट का पुराना एक्ट था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में जो एक्ट बना था वो 1956 एक्ट हुआ करता था, उसको बाद में कंपनीज एक्ट में चेंजेस आया, अमेंडमेंट आया और न्यू एक्ट बनाया गया, उसका नाम दिया गया सर कंपनीज एक्ट 2013।
and the Limited Liability Partnership Act 2008 and other allied acts, rules and regulations framed mainly for regulating the functioning of the corporate sectors in accordance with law in order to simplify the compliance procedure and provide consolidated information on applicable acts, rules and regulations to the stakeholders. MCA has launched e-book of 10 acts and applicable. हो सके तो e-book डाउनलोड करके पढ़ाई करो सर, ठीक है. रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कंपनीज एंड एलएलपी एडमिनिस्ट्रेड बाय इट. सब मॉडर्न डेटा है, जो भी चाहिए होता होगा. कंपनी क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, नॉट जस्ट आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट की किताब, ठीक है. आपके सिर्फ इंस्टीट्यूट की किताब ही नहीं सर, आप रियल लाइफ में सरकारी डेटा निकालो, जो भी अपडेट हो रहा है, जो लोग प्रैक्टिशनर है, जो लोग टीएस प्रैक्टिशनर है, जो लोग सीए प्रैक्टिशनर है, ये लोग भी यही सब से डेटा निकाल के पढ़ते हैं. आप भी पढ़ना चालू कर दो सर. सीएस बनना है तो फिर फीलिंग भी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है सर. बाद में फील कर लेंगे, आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है सर. आप लोग कई बार गुस्सा हो जाते हो मेरे ऊपर, मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना कहानी में लेके चला जाता हूँ. आप लोग गुस्से में सोचते रहते हो कि सर इतना स्टोरी नहीं चाहिए हमें, आप सिर्फ पढ़ा दो. ओके सर, मैं सिर्फ पढ़ा देता हूँ, ज्यादा कहानी सुन के क्या फायदा. ओके. नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इसका जरूरत क्यों हो गया, ऐसा क्या बात हो गया जो पुराने पार्टनरशिप एक्ट में नहीं था, जिसको एलएलपी का जरूरत पड़ गया. ध्यान से सुनना सर, बहुत वाइटल पॉइंट है. The lawmakers envisage the need for bringing out a new legislation for creation of the LLP to meet with the contemporary growth of the Indian economy. हर बात एक जगह में जाके रुक जाते हैं, और वो बात है इंडियन इकोनॉमी का. क्यों सर, ये जो आप लोग इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो सर? पढ़ाई करके जॉब पाना है ना, बिजनेस करना है, फार्म ओपन करना है. क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? आपके पास ऑप्शन ही क्या है कुछ करने के लिए? या तो आप अपना बिजनेस करोगे सर, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ऐसे नॉट जस्ट कि सीए में करके सिर्फ फार्म ही ओपन करते हैं, ऐसी बात नहीं है. हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग सीए बनने के बाद टीचर्स बना है, सीए बनने के बाद इन्वेस्टर बना है, सीए बनने के बाद बिजनेसमैन बना है. देखना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? बहुत सारे हैं. एक फेमस लोगों के बारे में बताते हैं सर. फिर इनके बारे में तो सुने ही होंगे आप लोग, राकेश झुनझुनवाला, इंडिया का मोस्ट प्रोबेबली टॉप 30th रिचेस्ट पर्सन में से एक है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली. ये आज तक कोई बिजनेस नहीं बनाया, अपना कोई फार्म भी नहीं है, सिर्फ लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है. 460 करोड़ का नेट वर्थ है इनका, और ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई करके रखे हैं. तो बेसिकली सीए में बनने के बाद आपके पास ऑप्शन बहुत है. सर एक सीए बिजनेसमैन के बारे में बताऊं सर, कुमार मंगलम बिरला, नाम तो सुने होंगे, बिरला ग्रुप के चेयरमैन, जानते हो इनको सर? हाँ, इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है. कुमार मंगलम बिरला इज ए चार्टर्ड, ऐसे बहुत सारा है चार्टर्ड अकाउंटेंट का लिस्ट, बिजनेसमैन की लिस्ट में बहुत सारा. मोतीलाल ओसवाल, आपको खत्म नहीं कर सकता बोल बोल के, हाँ, बट बहुत सारे नहीं है, बट फिर भी मतलब आपके पास ये मोतीलाल ओसवाल जो फेमस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ये भी मोतीलाल ओसवाल जी का है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. तो जरूरी नहीं कि सभी कोई एकदम ट्रेडिशनल वे में फार्म ओपन करके बैठे. फार्म तो है ही, चार्टर्ड फार्म इज ऑलवेज देयर, वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल वर्क है. आजकल तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है करने के लिए, तो जो करना है करो. बट अल्टीमेटली ये सभी कुछ आप तभी कर पाओगे जब अल्टीमेटली इकोनॉमी में डेवलपमेंट बने, देश की प्रगति हो, देश में डेवलपमेंट हो, देश में बिजनेस हो. इन सिंपल, इंडियन इकोनॉमी जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप लोग कहाँ जाओगे सर? इतना सीए, इतना सीएमए, इतना सीएस का जरूरत क्यों होगा? जब तक देश में बिजनेस नहीं होगा तब तक नहीं बन सकता, चाहे बिजनेस गवर्नमेंट के थ्रू से आए, चाहे बिजनेस प्राइवेट के थ्रू से आए. और हम लोगों को पता है सर, गवर्नमेंट के थ्रू से बिजनेस होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. तो कम से कम प्राइवेट रूट से ही बिजनेस आ जाए. बट इसके लिए बिजनेस करने के पीछे लोगों का जो मानसिकता है, मतलब जो माइंड सेटअप है सर, वो बहुत जरूरी है. मतलब चाहे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ही हो या गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर. गवर्नमेंट में एंटरप्रेन्योर कैसे आएगा? गवर्नमेंट में तो सब सिक्योर माइंडेड लोग होते हैं ना सर, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंड नहीं होता. उनको पता है कि आई विल गेट 80,000 मंथली, मुझे मिल जाएगा, मुझे 1 लाख का सैलरी मिल जाता है, बस, और कुछ नहीं चाहिए. बिजनेस सर इनोवेशन से आते हैं, और बिजनेस करने के लिए एक माइंड सेटअप और एक एंटरप्रेन्योर, क्या बोले सर, मतलब ऐसे एक एनवायरनमेंट जरूरी है, इकोसिस्टम. जब तक उस देश में नहीं बनता है ना, वो वाला देश में डेवलपमेंट नहीं आता.
सर इंडिया में बना है क्या? ये सर थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है सर। सर इंडियन इकोनॉमी को अगर आप थोड़ा देखें, इसका ग्रोथ है, ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ है। मैं आपको ढेर सारा चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज नीड क्यों आया इतना सारा एक्ट बनाने के पीछे, तभी मैं आपको समझा सकता हूँ कि ऐसे ही नीड नहीं आ गया, नीड आने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, आज इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी में से एक जाना जाता है। हमारा पॉपुलेशन प्रेशर जरूर प्रॉब्लम करता है, बट 138 करोड़ की आबादी है ऑलमोस्ट, जीडीपी 3.05 ट्रिलियन का है, जीडीपी रैंक में हम लोग वर्ल्ड में 6th है, जीडीपी ग्रोथ में हम लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। सबसे मुश्किल है सर हमारा पर कैपिटा जीडीपी, मतलब जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम लोगों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोड्यूस हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए उतना लेवल पे नहीं होता। ठीक है, और चाहिए। जीडीपी बाय सेक्टर्स, इंडस्ट्री सेक्टर अभी बहुत पीछे है सर, सिर्फ 25% है, एग्रीकल्चर में 16% ऑफ जीडीपी आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 14%, सर्विस सेक्टर्स में इंडिया अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेक्टर जब मोटा मोटी 30-40% का ग्रोथ देना चालू करेगा ना, तो इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, और जो दिख भी रहा है सर आजकल। ठीक है सर, कैसे पता चला सर? एक डेटा शो करते हैं आपको। रिसेंटली ये अपना ICMI है ना सर, मतलब CM इंस्टीट्यूट, मतलब आप लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉट जस्ट CACS, CM इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो देयर। नीड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और उसका जो डेटा ये देखो सर, रिसेंटली CMA कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो हुआ है इंस्टीट्यूट से सारा भारत से, लास्ट 40 दिन में, लास्ट ऑलमोस्ट 40-50 डेज में मोर देन 400 कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैव प्लेस्ड इन वेरियस रेपुटेड कंपनीज। आप देख सकते हो सभी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, विप्रो है, ITC है, सिटको है, गोल्डमैन सैचेस है। ठीक है, सभी फंड मतलब टॉप लेवल कंपनीज 45 डेज में बना है ऑनगोइंग कैंपस प्लेसमेंट में इस साल, जो लास्ट ईयर से कहीं गुना ज्यादा हुआ है। इवन ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में भी हाईएस्ट पैकेज जा रहा है सर 22-23 लाख का। ठीक है, मैं आपको इंस्टीट्यूट के साइड में जाके ही बता रहा हूँ, कोई नया बात नहीं है। किसी किसी में कंपनी में 5 क्वालिफाइड, किसी में 1 क्वालिफाइड, किसी में 2 क्वालिफाइड, मतलब नीड बढ़ रहा है। मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि नीड बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन सिटको में तो देखो ना 13 क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट मांगा है, कहीं पुणे में, कहीं मुंबई में, कोलकाता में भी हुआ है। ये देखो कोलकाता कैंपस में भी हुआ है बहुत सारा, मुंबई कैंपस, चेन्नई कैंपस। तो सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस कह रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट है ना सर, ये मूवमेंट इसलिए है क्योंकि CACS CMA में बिजनेस के लिए नीड बहुत है, और इंडिया में बिजनेस ग्रोथ है तभी जाके प्लेसमेंट हो रहा है। और ये प्लेसमेंट के पीछे ये सब लॉ वगैरह भी है, क्योंकि ये सब लॉ आप ही लोग जानते हो और बाकी लोगों को उतना पता नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन ना, दैट इज द रीजन कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ जो है, जो ये समझ ले उसको समझ में आ जाएगा एक्ट का जरूरत क्यों पड़ता। नीड हैज बीन फेल्ड फॉर ए न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability। अभी मैं आपको बताता हूं सर ये लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड क्यों आया है, ध्यान से सुनना। पुराने सिस्टम में क्या होता था कि आपका जो 1932 था, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 मिनट बताऊंगा। जो 1932 और 2008 वाला जो LLP है, इसमें इतना ज्यादा फर्क क्या हो गया? पुराना पार्टनरशिप में ऐसा क्या मिसिंग है जो न्यू पार्टनरशिप में मिल रहा है? 1932 पार्टनरशिप एक्ट एंड 2008 LLP एक्ट, 2 मिनट का बात है सर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी का अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ध्यान से सुनना सर। सर एक कंपनी बना लेते हैं, चलो सर, बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग पे छत भी बनाना चाहिए ना। ओके सर, थोड़ा न्यू स्टाइल में छत भी बन गया, अरे वाह, ऐसा छत मिले हर जगह में। ऐसा घर देखे आप लोग? मैं तो कभी नहीं देखा। मेरा आर्किटेक्ट सर वर्ल्ड फेमस है, आप लोग मुझे रिकमेंड करना हर जगह में कि सर का आर्किटेक्ट इतना अच्छा है कि सर ऐसा घर तो कहीं नहीं दिखेगा आप लोगों को। सर मजाक क्यों कर रहे हो? पढ़ाने का काम है, पढ़ाओ। सर क्या करे, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। ओके सर, ये न्यू है न्यू मॉडल थोड़ा सा पागला टाइप का बना है, पर ठीक है सर, चलेगा। ऐसा घर भी मैंने कभी नहीं देखा, बट फिर भी आज मैं देख लिया। ठीक है, तो ये LLP एक्ट का कंपनी बना है, फार्म बना है, और ये ओल्ड
सर ये ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट में जो बिजनेस बनता था, दीज आर बिजनेस हाउस बेसिकली, और कुछ नहीं है सर, बिजनेस हाउस जो पार्टनरशिप बना के बिजनेस कर रहा है, दिस इज ऑल्सो। पुराने सिस्टम में जो पार्टनर्स बनते थे, इनके बीच में पार्टनर्स के बीच में जो मतलब पार्टनर्स के बीच में जो व्हाटएवर, क्या हो रहा है सर, किसका एंट्री में प्रॉब्लम है? ओके पुराना पार्टनरशिप बिजनेस में जो लाइबिलिटी है ना सर, ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सपोज मानो कि किसको ले ली, आयन है और सौविक है, ठीक है, आयन, सौविक, स्नेहाशीष, ठीक है, तीनों पार्टनर है ना? तुम लोग सुन पा रहे हो आप लोग मेरा आवाज? आयन, स्नेहाशीष, सौविक, आवाज आ रहा है मेरा? यस हाँ सर। ओके सर। अब आयन, सौविक, स्नेहाशीष तीनों 1932 में अपना बिजनेस बना है, ठीक है सर। चलो सर आयन भी देख लो, ऐसे है आयन देखने में। आयन गुस्सा मत होना सर, मैं गुस्सा करूंगा तो आप क्या कर लोगे कंप्यूटर के अंदर से? अच्छा ठीक है सर। दिस इज आयन, दिस इज सौविक, ठीक है। सौविक तो एकदम पागल की तरह नाच रहा है। और ये कौन है सर? सर ये है स्नेहाशीष। अरे वाह, हीरो तो है तू स्नेहाशीष, अपना हीरोगिरी देख। अरे वाह, यस सर। एकदम हीरो। सर पता नहीं ये कहाँ का इंसान है, बट मेरा इंसान मतलब मेरा ड्राइंग का कलाकारी ऐसा ही होता है, जो भी हो। सर ये तीनों कौन है? ये तीनों पार्टनर है, ठीक है। तो ये तीनों पार्टनर कब का पार्टनरशिप बना है? 1932 एक्ट के हिसाब से। अब सर इन लोगों का जन्म तो 2000 के बाद में ही हुआ होगा, या 90 के 98 99 हो सकता है जोर से जोर, मेरे हिसाब से 2000 के बाद के ये सभी कोई। तो एक्ट 1932 के हिसाब से ये लोग कंपनी बना सकता है, पार्टनरशिप बना सकता है। बट इसमें इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जो भी लायबिलिटी होगा ना, सपोज मानो बिजनेस करेगा तो लोन तो लेगा ना। हाँ सर, इन बिजनेस को करने के लिए लोग लोन तो लेगा। अरे लोन कौन नहीं लेता? तो इनके बिजनेस में लायबिलिटी है कुछ मानो 10 करोड़ का। अब ये 10 करोड़ का लायबिलिटी जितना है, इनके एसेट का जो वैल्यूएशन है करेंटली, से फॉर एग्जांपल 8 करोड़ का एसेट बेच के मिलेगा 8 करोड़, लेकिन लायबिलिटी है मार्केट में 10 करोड़। किसी कारण से ऐसा हो गया है सर, बिजनेस डूब गया है या फिर प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो एक्स्ट्रा 2 करोड़ है सर, ये 2 करोड़ का क्या होगा पुराने एक्ट के हिसाब से? लोन इज लायबिलिटी ना सर, नॉट जस्ट लोन, क्रेडिटर भी लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, मतलब जो जिनके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेके आपने बिजनेस किया था, बेसिकली आपका ऑब्लिगेशन से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपने लोन लिया था बैंक से, आपने क्रेडिटर से रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लिया था, व्हाटएवर। तो 10 करोड़ का टोटल ऐसा लायबिलिटी हो गया था आपका, ठीक है। आपका ऐसे बैलेंस शीट आप चेक कर रहे हो और इसमें आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में कि दिस साइड में लायबिलिटी है, मैं जस्ट शो कर रहा हूँ, अकाउंट्स नहीं करा रहा हूँ। दिस साइड में लायबिलिटी 10 करोड़ और एसेट का वैल्यूएशन, लैंड, बिल्डिंग जो भी है आपका, ये सब मिला के आपका हो रहा है 8 करोड़ का वैल्यूएशन। तो सर 2 करोड़ का क्या करें? सबके पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ डाला जाए कि नहीं ना जाए? 8 करोड़ का एसेट है, 10 करोड़ का लायबिलिटी है, तो क्या स्नेहाशीष, अयन, सौविक, इनके पर्सनल प्रॉपर्टी से ये 2 करोड़ लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? है सर। सबको लगता है हाँ या ना? क्या लगता है? 10 करोड़ का लायबिलिटी है, 8 करोड़ मिल रहा है, बाकी 2 करोड़ मिसिंग है। तो क्या स्नेहाशीष, आयन, सौविक के प्रॉपर्टी में, पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ लगाया जा सकता है सर? पर्सनल प्रॉपर्टी, बिजनेस का प्रॉपर्टी में बात तो जो बन रहा है वो तो दिख ही रहा है, बट मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो पर्सनल एसेट ये लोग बना है इतना दिन बिजनेस करके, से फॉर एग्जांपल 20 इयर्स और मोर बिजनेस किया। पार्टनरशिप तो है। हाँ सर, पार्टनरशिप बिजनेस में होगा ना, एकदम पर्सनल प्रॉपर्टी से लिया जाएगा 2 करोड़। तो ये इसीलिए संभव है बिकॉज अनलिमिटेड लायबिलिटी है। दिस इज बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओल्ड पार्टनरशिप सिस्टम में ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है कि मतलब फार्म का लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स का लायबिलिटी, फार्म का लायबिलिटी मतलब ये फार्म है ना सर, फार्म का लायबिलिटी इक्वल्स टू पार्टनर्स का लायबिलिटी। मतलब फार्म ने जो भी लोन लिया है, पार्टनर्स भी उसके लिए उतना इक्वल लायबल है, इक्वल लायबल। तो दैट इज व्हाई अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन सर एलएलपी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा
कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब फार्म का लायबिलिटी फार्म का ही लायबिलिटी है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। तो पार्टनर्स उतने के लिए लायबल होंगे जितना वो बिजनेस करने के टाइम पे अपना शेयर के लिए, मतलब वो पार्टनर्स का जो भी कैपिटल था, जो वो बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पे बोल के रखा था कि मैं इतना लायबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। सर मतलब एलएलपी बिजनेस को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में बनाया गया है। इट्स फीलिंग लाइक कंपनी में भी सेम टू सेम होता है, कंपनी भी लिमिटेड लायबिलिटी होता है सर, कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होता है, बट लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है उसमें कंपनी को भी ऐसा सुविधा मिलता है जिसमें कंपनी अगर मार्केट से लोन लेगा सेम टू सेम, मतलब जस्ट फील दैट, क्योंकि आप जानते हो कि एमसीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एलएलपी को भी देखता है, कंपनी को भी देखता है। तो अगर कंपनी मार्केट से लोन लेता है 10 करोड़ का और कंपनी के पास एसेट है 8 करोड़ का, तो यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट ये है कि कंपनी 2 करोड़ का जो अमाउंट बच रहा है ये पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं लिया जा सकता। मतलब यहाँ पर फार्म का जो मेंबर्स है वो यहाँ पर फ्री है, लेकिन सर ऐसे केसेस में लोन इतना आसानी से ना, मतलब क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है ना, तो बैंक वाले को भी समझ में आ जाएगा, तो वो भी लोन देने के टाइम पे थोड़ा सोच समझ के ही लोन देगा, क्योंकि इसका लिमिटेड लायबिलिटी है। तो पार्टनर्स के जो भी पार्टनर्स है जैसे कि स्नेहाशीष आयन और सोविक, इनके पर्सनल प्रॉपर्टी में तो बैंक हाथ नहीं लगा सकता। तो जो भी होगा फार्म के एसेट बेच के होगा, मतलब पर्टिकुलर बिजनेस के एसेट बेच के हो सकता है। तो दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब पार्टनर्स जो है वो अपने फार्म के प्रति जितना लायबल है उतना लायबिलिटी ही लेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी इनका नहीं है। मतलब फार्म का लायबिलिटी नॉट इक्वल्स टू पार्टनर्स का लायबिलिटी। पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकते, ये बिजनेस के लिए बेनिफिट है सर। इसमें बिजनेस को थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ा सा आराम तो मिल ही जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आराम एलएलपी को मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है ये लोग कंपेयर टू पुराने एक्ट। तो इसमें क्या हो गया, बिजनेस को थोड़ा सा इजीनेस फील नहीं हुआ सर? हाँ सर, यस सर। बिजनेस को इजीनेस आया कि नहीं आया बताओ? मतलब 1932 में तो थोड़ा रिस्की लग रहा है ना, कि अगर बाई चांस हम मतलब रीपे नहीं कर पाए तो मेरा जो भी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है अगर कंपनी से नहीं मिलेगा तो मेरे घर से लिया जाएगा। न्यासी सोच रहा है, आयन भी सोच रहा है, बट एलएलपी के केस में आप लिमिटेड लायबिलिटी हो तो फिर आपको मिलेगा भी जितना वो कंपनी के एसेट से ही वापस हो सकता है, मतलब फार्म के एसेट से, कंपनी मतलब फार्म का बात मैं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फार्म, और आपका पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप उतनी ही लायबिलिटी लोगे जितना आपने बोला था, जितना आपने बिजनेस के टाइम पे बोला था, और उसी हिसाब से बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा। मतलब सिंपल बात है सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर्स या मेंबर्स, कंपनी के केस में बोलते हैं मेंबर्स, और पार्टनरशिप फार्म के केस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? पार्टनरशिप फार्म के केस में, पार्टनरशिप फार्म के केस में बोलते हैं पार्टनर्स, पार्टनरशिप फार्म के केस में बोलते हैं पार्टनर्स, और कंपनी के केस में बोलते हैं मेंबर्स। मतलब मेंबर्स का लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि कंपनी का है, कंपनी की जमीन से, कंपनी के एसेट से दो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैलेंस शीट है, कंपनी का होता है ना सर बैलेंस शीट, या फार्म का बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में कंपनी का जो भी लायबिलिटी है, जो भी एसेट्स है, ठीक है, अब कंपनी के एसेट से ही आप ले सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी के केस में, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं हाथ लगा सकते, बिकॉज लिमिटेड लायबिलिटी है, सिंपल बात है। सेम टू सेम एलएलपी एक्ट में भी बताया जा रहा है, और कंपनीज एक्ट में अगर वो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में बना है तो, ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी ऑप्शंस भी होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑप्शंस भी होते हैं, एक गारंटीड वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है, मैं वो बाद में बताता हूँ। बट पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सर? इजीनेस समझ में आया कि नहीं, इतना मुझे बताना सर। नहीं सर। किसी को कोई डाउट है सर? किसी के मन में ये इजीनेस के बारे में कोई डाउट है? इस रेस में इजीनेस कहाँ हो गया सर? आप घर में नींद, मतलब चैन की नींद सोते हो, इसमें और क्या मतलब खराब बात है कि आप अचानक एक दिन सुनते हो कि आपका घर बिक जाएगा, आपको कैसा फीलिंग आएगा सर? हाँ, आप बिजनेस करते हो और अचानक एक दिन आप सुनते हो कि आपका घर बिक जाएगा, जिस घर में आप डेली आके सोते हो, ठीक है, जिस घर में आपका फैमिलीज रहते हैं, आप मुश्किल में पड़ जाओगे ना। कम से कम भाई सर के ऊपर जो छत है वो तो फिक्स है ना, तो इसमें थोड़ा सा सुकून मिलता है सर। The need has been filled for a new corporate form and would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability.
ठीक है, जो पुराने सिस्टम में अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी हुआ करता था on one hand and the statute based governance structure of the limited liability company on the other hand, in order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative, ताकि बिजनेस करने में लोगों को डर ना लगे, एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लेने में लोगों को और मजा आ जाए, इसीलिए कंबाइंड लेवल में ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर पे एलएलपी एक्ट 2008 को बनाया गया। Thus LLP has a form of business organization, is an alternative corporate business vehicle. मतलब आपको फीलिंग कंपनी वाला ही आएगा। It provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. The LLP form enables entrepreneurs, professionals, and enterprises provide service of any kind of engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicle suited to their requirement. Owing to the flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprise and for investment by venture capital. अतः स्मॉल लेवल का जो भी बिजनेस बनने के लिए LLP एक्ट बहुत ही हेल्पफुल एक व्हीकल की तरह काम करते हैं सर। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब अगर एक बार मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट में अगर मैं 2 मिनट बात कर लूं, तो इतना देर से मैं जो भी कहानी आप लोगों को सुनाया, उस कहानी में आपको कुछ तो समझ आएगा। देखो सर, LLP is a new form of legal business with a limited liability. It is an alternative corporate business vehicle. मतलब कंपनी बनाने की तरह ही फीलिंग है आपके अंदर। That not only gives the benefit of limited liability at low compliance, मतलब low compliance मतलब बहुत ज्यादा लीगल झंझट नहीं है, नॉट लाइक कंपनी में थोड़ा लीगल झंझट ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए सीएस का काम कंपनी लेवल में थोड़ा ज्यादा होता है। LLP को सीएस रखने का भी जरूरत नहीं है, वो इजीली बिजनेस कर सकता है, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल होगा बट बिजनेस का बेनिफिट कंपनी जैसा होगा। The LLP is a separate legal entity. एकदम सर, आपका जो भी LLP फॉर्म होगा, जैसे कि PwC को ही सोच लो, या फिर बल्ले बल्ले नहीं, क्या धावा था, बाईपास धावा, सॉरी बल्ले बल्ले धावा भी एक होता है, ठीक है बाईपास धावा, वो भी LLP था। मतलब बिजनेस का इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल वे में, बट बिजनेस का जो बेनिफिट है वो कंपनी की तरह। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एंड व्हाइल the LLP itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partner will be limited. पार्टनर्स का लिमिट लायबिलिटी को लिमिटेड कर दो, मतलब जब भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पार्टनर्स के एसेट पे हाथ लगाने का जरूरत भी नहीं कोई समझे। बिजनेस के एसेट से ले सकता है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप LLP से जो लेना चाहते हो लो, बट पर्सनल एसेट में हाथ मत लगाना। ये कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में भी सेम टू सेम रूल फॉलो होता है। LLP as a separate legal entity and business organizations is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. पार्टनरशिप में भी फ्लेक्सिबिलिटी आते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी को कंपनी की तरह फीलिंग आता है। Since LLP contains elements of both corporate structure as well as partnership form. Basically ये एक हाइब्रिड हो गया सर, जिसके अंदर बिजनेस तो पार्टनरशिप में ही चल रहा है, क्योंकि कंपनी में तो शेयर होल्डर होता है ना सर। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आप लोग कभी सुने हो कि कंपनी का पार्टनर है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में मेंबर्स होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं इसको, सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। कंपनी से क्या लिया गया, LLP बिजनेस में पार्टनरशिप का भी कुछ पार्ट लिया गया, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर, उनमें वो लोग फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप की तरह ही काम करेगा। पार्टनर का जो भूमिका है, जो म्यूचुअल कॉन्सेप्ट है, वो पार्टनरशिप बिजनेस का है। और कंपनी का बेनिफिट क्या मिल रहा है इनको, वो लिमिटेड लायबिलिटी वगैरह जो है, जो कंपनी बेनिफिट लेता है ना, ये सब कॉन्सेप्ट कंपनी से लिया गया है। तो कंपनी का ये सब लिमिटेड लायबिलिटी वाला मतलब कैरेक्टर और पार्टनरशिप बिजनेस का ये पार्टनर का कैरेक्टर लेके बन गया LLP। तो बन गया ना सर हाइब्रिड नेचर, जिसके अंदर कंपनी का भी नेचर हो, कॉर्पोरेट कल्चर भी दिख जाएगा और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बिजनेस का भी मजा उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये बिजनेस करने में थोड़ा सा इजीनेस देगा, ठीक है। और इसीलिए सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंकिंग भी डे बाय डे अच्छा बनते जा रहा है। करेंटली इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd पोजीशन में है। और इसमें मजा का बात क्या है सर, लास्ट 5-6 सालों में इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा रैंकिंग लाया है सर क्या बात करते हो। तो 2014 के आसपास में अगर आप डेटा चेक करोगे, अगर वर्ल्ड वाइड देखो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये तो आपका स्टेट वाइज हो गया, दिस इज स्टेट वाइज, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। सबसे बेस्ट
बिजनेस करने का रैंकिंग में सबसे बेस्ट है गुजरात, आंध्रा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आता है 11th में। समझ रहे हो ना सर, ये कंट्री के अंदर स्टेट वाइज डेटा है कि जहां बिजनेस करना सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट बना हुआ है, बट सर मैं आपको कंट्री वाइज लिस्ट दिखाना चाहता, रुको सर, ये मिल गया मुझे। सर मैं जो भी शो कर रहा हूँ क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? लोग क्या सर, सबसे बेस्ट बिजनेस का एनवायरनमेंट है सर न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड बहुत ही डेवलप नेशंस है, वी ऑल नो सर। नंबर 1 रैंकिंग में लास्ट 3-4 साल से है, 2017 से। सर सेकंड में सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सब बेस्ट टॉप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सर इंडिया दिखाओ ना सर, आप प्राउड फील करोगे करेंटली, बिकॉज इसमें इंडिया बहुत डेवलप किया है। और जो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी देश को अगर डेवलप करना है, इकोनॉमी का जो भी बातें हैं उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। ऐसे ही सीएमए ने इतना जॉब क्रिएट नहीं कर दिया, ऐसे ही सीए का इतना डिमांड नहीं बढ़ रहा है, ऐसे ही सीएस पढ़ने के पीछे लोग पागल नहीं हो रहा है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी नहीं होता तो फिर सीएमए या फिर स्टॉक मार्केट को लेके लोगों के अंदर इतना पागलपंती नहीं दिखता। सऊदी अरेबिया 62, इंडिया 63। लेकिन सर अगर आप 3 साल पुराना डेटा देखो 130 में था, न्यूजीलैंड तो 1 में था, 1 में ही है, बट इंडिया को देखो 130 में था, 63 में आ गया। फ्रॉम 130 टू 63, 2014 के टाइम पे 142 में हुआ करता था इंडिया, वहां से इंडिया अपने आप को लास्ट 5 साल में 6 साल में 63rd पोजीशन पे लेके आया। तो इसके पीछे ये सब एलएलपी वगैरह का भी बहुत बड़ा हाथ है, कंपनीज एक्ट का बहुत बड़ा हाथ है, तभी जाके कॉर्पोरेट लॉ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, एलएलपी एक्ट इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। बोलो सर बोलो, कुछ बात पल्ले पड़ रहा है क्या? मैं कुछ जल्दी में समझा रहा हूँ क्या? आप लोगों को समझ में दिक्कत हो रहा है सर? बोलो सर। ठीक है, ऐसे नहीं बनता है कंट्री, दिखता नहीं है बिकॉज देखने के लिए आंखें का जरूरत होता है, फीलिंग्स का समझ होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अरे भाई तुमको क्या पता डेवलपमेंट क्या होता है? तुम्हारे घर का डेवलपमेंट तुम्हें समझ आता है क्या? घर का डेवलपमेंट समझ आता है सबको? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा साइज है, कैसे समझोगे? हाँ, इतना बड़ा कंट्री, 135 करोड़ की आबादी, हाँ, डेवलपमेंट समझने के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो नॉलेज चाहिए ना, वो नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप समझ सकते हो एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। मजाक चल रहा है थोड़ी, हाँ, ये कोई फैमिली है क्या 4 जन का कि अभी का अभी समझ जाओगे कि क्या किस तरह से डेवलपमेंट है या नहीं, किसको नौकरी मिला किसको नहीं। इट्स अ बिग एरिया सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, हमारे देश में समझने में दिक्कत ये हो जाता है कि हमारा देश का साइज जितना है उसके हिसाब से हमारा पॉपुलेशन थोड़ा भीड़ ज्यादा है। इतनी सी जगह में 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। अगर आप चाइना के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो आपको चाइना का साइज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब यही चीज मैं अगर चाइना में जाके पुट करूं, ये रहा सर चाइना और ये रहा इंडिया, कितना कितना इंडिया आ जाएगा सर चाइना के अंदर बताओ? समझ रहे हैं सर? चाइना में कितना लोग रहते हैं? 150 करोड़ लोग रहते हैं, बस हमसे 15 करोड़ ही ज्यादा, बट इसका साइज देखो हमसे 2 गुना है। तो कंपेयर करने से पहले थोड़ा समझा करो, ठीक है? लेकिन सर फिर भी हमें करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे लिए चैलेंज और थोड़ा ज्यादा है, चैलेंज हमारे लिए और ज्यादा है, ठीक है? ऊपर से चाइना का थ्रेट, कश्मीर का एक हिस्सा लेके रखा है, अरुणाचल का एक हिस्सा लेने के लिए पागलपंती कर रहा है, ठीक है? मतलब ऊपर से पाकिस्तान को भड़का रहा है, एक लाइन बनाया है पाकिस्तान से यूरोप अफ्रीका के साथ ट्रेड करने का। जानते हैं ना सर? अरे बहुत कुछ कहानी है, बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप थकोगे नहीं या फिर आप थक जाओगे, मैं थक जाऊंगा, कुछ तो होगा। ठीक है सर, एक क्लास में सारा का सारा बात करने जाऊं तो मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली कहना बड़ा सिंपल है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए सभी पागल है, तो देश को भी हमारे देश में पागल हो रहा है, और इसी का नतीजा है ये सब एक एक एक्ट। तो बेसिकली आप एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप बेसिकली देश का डेवलपमेंट के लिए, जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हो सर। Since LLP contains elements of both corporate structure as well as partnership structure, LLP is called a hybrid between a company and a partnership. तो क्या क्या हो गया LLP के अंदर? न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, alternative corporate vehicle, allows the partners the flexibility of organizing their internal structure. LLP itself will be liable for the
full extent of its assets and liability of partner will be limited. तो पार्टनर को थोड़ा चैन की नींद मिल सकता है, थोड़ा सुकून की नींद, मतलब थोड़ा पीसफुल स्लीप मिल सकता है घर में कि भाई कुछ नहीं, कम से कम मेरा जो घर है ये तो मेरा लेके नहीं जाएगा। ये शांति है पार्टनरशिप बिजनेस, एलएलपी बिजनेस में, जैसे कि नॉर्मल जो पार्टनरशिप है उसमें नहीं मिलता था। बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट होता है सर, इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है, सेक्शन 2D में बताया गया है। It means a company as defined in section 3 of the Companies Act 1956 and now Companies Act 2013 that LLP registered under this act. LLP को बॉडी कॉर्पोरेट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेक्शन 2D में। LLP कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब देश के बाहर बना है, इंडिया में बिजनेस करते हैं, उसको भी मान लेंगे। जैसे कि अरे जैसे कि सर जैसे कि प्राइस वाटर कूपर हाउस, हाँ सर प्राइस वाटर कूपर, ये जो हमारा PwC है ये भी तो LLP है, बट क्या ये LLP इंडिया में बना है सर? हेलो, क्या ये PwC इंडिया में बना हुआ है? नहीं सर, ये तो यूके बेस्ड कंपनी है ना, हेडक्वार्टर्स इन लंदन, इंग्लैंड, यूके। तो एरिया सर वर्ल्ड वाइड करता है, हमारे देश में भी इसका बिजनेस है, हमारे देश में भी इसका बिजनेस है, स्कैंडल भी है, स्कैम भी किया हुआ है। ये देखो सर, वर्ल्ड में इतना सारा कंट्रीज में इनका ऑफिसेस है, आप लोग भी ऐसे कंपनीज में काम करने का मौका जरूर ले सकते हो, अच्छा रिजल्ट करके। CA CMA सभी को मौका मिल रहा है, CA का अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है, मैंने आपको CMA का अपॉर्चुनिटी भी दिखाया, इवन CS का भी अपॉर्चुनिटी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये देखो सर, प्राइस वाटर PwC का ये कहाँ का ऑफिस है पता नहीं, बट इजिप्ट का, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, पेरू, ऑफिस देख के अंदर में कुछ हो रहा जरूर होगा, बट ऑफिस इज नॉट द इशू सर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनका बिजनेस बहुत बड़ा सारा बिजनेस चलता है। पार्टनर मतलब बेसिकली क्या काम करते हैं, अकाउंट्स का, ऑडिट का, ठीक है, तो आप CA बन के, CMA बन के भी, ठीक है, इवन ग्लोबल, आजकल लोग ग्लोबल डिग्री भी लेना चाहते हैं, बट इंडिया में भी काम करने का मौका मिलेगा, दोनों एक साथ करो, CA करके आपको ग्लोबल मौका भी है और इंडियन मौका भी है सर, एकदम। बिकॉज इंडिया में किसी को PwC को काम करना है ना, तो दे नीड इंडियन चार्टर्ड, ओके, इंडिया में फॉरेन चार्टर्ड से काम नहीं बनेगा, ठीक है, तो इंडिया में काम करना है तो इंडियन चार्टर्ड चाहिए, इंडियन CMA चाहिए, कॉस्ट ऑडिट वगैरह करना है, तो बहुत सारा काम बताऊंगा सर, बताऊंगा, सब बता दूंगा। LLP registered under this act, LLP incorporated outside India, एक कंपनी incorporated outside India, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी है बेसिकली, बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, मतलब जो कंपनी है वो LLP में नहीं आता। कोऑपरेटिव सोसाइटी को LLP के अंदर नहीं ले सकते। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। मतलब बेसिकली जो भी LLP रजिस्टर्ड है LLP एक्ट के थ्रू से, वो बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा, मतलब उसको कंपनी माना जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, इसीलिए देखो ना, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन 1956 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है, सेक्शन 2D, सेक्शन 2 सबसेक्शन D, सेक्शन 2 सबसेक्शन D में बोला गया है, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। तो LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड LLP आउटसाइड इंडिया, LLP कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सभी को LLP के अंदर लिया जा सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट किया जा सकता है। और किसको क्या नहीं जा सकता वो भी मैंने आपको बताया। बिजनेस के बारे में कहा गया है सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन E में, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 2 सबसेक्शन J, डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7, मतलब जो भी बिजनेस में पार्टनर बन रहा है, सिंपल बात है। एंटिटी मतलब जो बिजनेस करते हैं उसी को एंटिटी कहते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन K में बोला गया है, ठीक है। Entity means any body corporate and includes for the purpose of section 18, 14, 47, 49, 50, 52, 53 a firm set up under the Indian Partnership Act 1932, वो भी इसमें अंदर आ जाता है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में तो आप लोग जानती हो कि हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहाँ पर भी बोल रहे सर, रिलेशन टू LLP means the period from 1st day of April and 31st day of March of the following year. However, in case of LLP incorporated after 30th day of September of a year, the financial year may end on the 31st day of March of the next year following that year। मतलब अगर कोई LLP 30th day of September मतलब 30 सितंबर के बाद किसी साल में बनता है, तो फाइनेंशियल ईयर में एंड मतलब उसका फाइनेंशियल ईयर एंड माना जाएगा 31st day of March of the year नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, ठीक है। मतलब सिंपल बात है सर कि नॉर्मली तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर कोई किसी का बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है 30 सितंबर को,
तो उसका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा 30 सितंबर से लेके, सिंपल है सिंपल, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च, मतलब 30 सितंबर 2020 में अगर बन रहा है तो 30 सितंबर 2020 और एंड हो जाएगा 31 मार्च 2021, बस यही बात कह रहा है। न्यू कंपनी के केस में ऐसे ही होता है। चलो देख लेते हैं। If LLP has been incorporated on 15th October 2017, then its financial year may be from 15th October 17 to 31st March 2019। बात को समझो, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट को समझो सर कि इसका फाइनेंशियल ईयर के बारे में क्या कहा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। एलएलपी का इनकॉर्पोरेट हुआ 15 अक्टूबर 2017 को, ठीक है, 15 अक्टूबर 2017। तो 2017 के बाद आपके पास मार्च कब आएगा, मतलब 18 में आएगा, देन 19 में आएगा। तो 18 का मार्च को एंड नहीं माना जाएगा, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड माना जाएगा 31 मार्च 2019। ऐसा मैंने जो एग्जाम्पल अभी बना रहा था वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, सॉरी, मतलब 30 सितंबर, सॉरी मैंने गलत डेट लिख दिया था। 30 सितंबर में जैसे ये बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, अगर 30 सितंबर 2020 को स्टार्ट होगा तो 2022 को 31 मार्च 2022 को इसका फाइनेंशियल ईयर एंड माना जाएगा। आप लोगों को बात समझ में कुछ आया सर? मतलब ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है सर, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से भी सुने नहीं होंगे शायद। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? तो बोलो ना कि एलएलपी के केस में फाइनेंस अगर न्यू बिजनेस है तो उसको एक एक्स्ट्रा ईयर मिलता है, मतलब सितंबर ऑफ द ईयर में अगर बन रहा है या 15 अगर 2017 में बन रहा है, देन फाइनेंशियल ईयर में भी फ्रॉम 15 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2019, ठीक है। The income tax department has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of next year. In keeping with the income tax law, the financial year of LLP should always be from 1st April to 31st March each year. ये इनकम टैक्स के साथ सभी को चलना पड़ता है सर, ठीक है, बिकॉज इनकम टैक्स इसी को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं और इसीलिए सभी के लिए फाइनेंशियल ईयर इसी तरह से बिल्ड किया जाता है। सिमिलरली आपके पास फॉरेन एलएलपी के बारे में कहा गया सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में, इट मींस एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया व्हिच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, जैसे कि पीडब्ल्यूसी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में कहा गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एंड एलएलपी एग्रीमेंट सेक्शन 2O में कहा गया है, इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स व्हिच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट एलएलपी। एंड पार्टनर के बारे में कहा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन Q में, in relation to a LLP means any person who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement। तो बेसिकली these are simple some definitions, but आप लोग प्लीज डेफिनेशंस को एक बार घर में गो थ्रू करो, ठीक है। डेफिनेशंस को थोड़ा सा याद भी रखना होगा और कौन सा सेक्शन में कौन सा डेफिनेशंस बोला गया है प्लीज एक बार याद रखना, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को LLP एक्ट में और भी जो वाइटल्स पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी में जो बातें हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो फिर मुझे लगता है कि एलएलपी के बारे में जो भी बातें हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सब अमाउंट मैं पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो एलएलपी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन तब तक मैंने जितना पढ़ाया और जितना मैंने, अगर आप लोग ज्यादा भी पढ़ना चाहते हो आप लोग एलएलपी एक्ट ओपन करके, ठीक है, इंस्टीट्यूट का ये मैट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप आराम से बैठे बैठे इसको पढ़ो और फिर जो भी डाउट हो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकते हो। लेकिन घर में पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे सब। बोलो सर, बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिया। अच्छा नताशा, तुम्हें समझ में आया? नताशा बोल, बुझेगी चीज? ओके, थोड़ा गो थ्रू करना सर, ठीक है। सोविक, अयन, मन्नन, प्रियतमा, स्नेहाशीष, रोशनी, सोनाली, सभी को पूछ रहा हूँ सर, क्लियर हुआ कि नहीं? विशाल बोलो सर। Yes, sir. एलएलपी यस सर। ओके सर, जो पार्ट बाकी है एक बार मैं नोट शेयर करता हूँ तो आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। फिर कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो, और जो भी पोर्शंस कैरेक्टर वगैरह का थोड़ा बाकी रह गया मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल्स में चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना ही रखता हूँ सर आज। जिन लोग इसके बाद मैम के पास क्लास है वो लोग रेडी हो जाओ मैम के क्लास के लिए, और जिन लोग का नहीं है ठीक है, नो इशू, ठीक है, ओके सर।
कुछ राखी। पूछोगे तो पूछो। ओके सर, ठीक है सर, बाय फिर, टाटा। बाय सर। बाय सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। স্যার हाँ बोल। বলছিলাম স্যার আমার কালকেরে সকালবেলা না ভ্যাকসিন আছে, সেকেন্ড ভ্যাকসিন। আমি না আচ্ছা। কালকে সকালে কাজটা করতে পারবো না। আচ্ছা, মনে করে রেকর্ডিংটা নিয়ে নিবি তাহলে। ঠিক আছে।